तो बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान का कक्षा 8 का पाठ 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस वीडियो में हम रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं, उनके उदाहरण और उनके गुणों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम जो पोशाक पहनते हैं वो कपड़े हमारे फैब्रिक से बने होते हैं। वो फैब्रिक जो है प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। तो संश्लेषित रेशे जो बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। हमने बहुत सारी पिनों को एक साथ जोड़कर एक लंबी चेन बनाई है। ऐसे ही संश्लेषित रेशे में भी बहुत सारे अणु या यौगिक आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे हमें संश्लेषित रेशे प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशा छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे आप पीछे एक उदाहरण के चित्र में समझ चुके हैं। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है जो एक यौगिक या अणु हो सकता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसे बहुलक कहा जाता है और पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है भाग। तो पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ हम 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में हम आगे बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेयॉन। रेयॉन जो है वो रेशम के कीट से, वैसे तो रेशम एक प्राकृतिक पॉलीमर है जो कीट से प्राप्त किया जाता है और उसके गुण के कारण वह बहुत ही महंगा होता है। तो रेशम को कृत्रिम रूप से उगाने के या बनाने के प्रयास किए गए और वैज्ञानिकों ने रेशम के जैसे गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो यह जो कृत्रिम रूप से बनाया गया रेशम के गुणों वाला पॉलीमर था, इसको रेयॉन का नाम दिया गया या फिर इसे कृत्रिम रेशम भी कहा गया, जो कि प्राकृतिक रेशम से काफ़ी सस्ता था। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर चादरें बनाते हैं और कालीन या गलीचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नायलॉन। नायलॉन भी एक मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम रेशा है। इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में आसान होता है और कपड़ों के निर्माण के लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है। यह इतना मजबूत होता है कि इससे पैराशूट बनाए जाते हैं और भी अन्य चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, स्लीपिंग बैग आदि। अगला हम जो रेशा पढ़ेंगे उसका नाम है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती और यह आसानी से धुल भी जाता है। कपड़ों को बनाने के लिए यह बहुत ही सुगम है। टेरिलॉन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है और फिर किसी अन्य तंतु में बुना जा सकता है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ते हैं वह है एक्रेलिक।
हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल या कंबलों का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और कुछ कृत्रिम रूप से। क्योंकि प्राकृतिक रूप से बने हुए जो रेशे हैं वो महंगे होते हैं, इसीलिए हम कृत्रिम रूप से बने हुए रेशों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये संश्लेषित रेशे एक्रेलिक कहलाते हैं। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं और ये अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे जो हैं शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रखरखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक घरों में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक मजबूत होने के साथ साथ हल्का भी होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है और कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण हो सकता है, मतलब इसे पिघलाकर दोबारा से इसकी नई चीज़ें बनाई जा सकती है। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो यह विकृत हो जाता है, मतलब इसका आकार या आकृति खराब हो जाती है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और सरलतापूर्वक मुड़ जाए उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर बनाने में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप समझ गए होंगे कि एक बार ऊष्मा देकर उन्हें दोबारा ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, मतलब उनकी आकृति को बदला नहीं जा सकता। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन बेकेलाइट, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है और ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। हम जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते और उनका आसानी से संक्षारण नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न पदार्थ के रखने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक चिरस्थायी है, मतलब यह लंबे समय तक रहने वाला है। और प्लास्टिक कुचालक है, अर्थात यह बिजली को खुद में से नहीं गुजरने देता। अब हम देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक चिरस्थायी है, अर्थात यह लंबे समय तक बना रहता है। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है पॉलीथीन आदि के रूप में, और ये जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता, इसलिए इसे जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। जब इसको जलाया जाता है तो यह जलने में लंबा समय लेता है और विषैली गैसें उत्सर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना चाहिए।
ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें 5R सिद्धांत का पालन भी करना चाहिए। 5R सिद्धांत 5R से मिलकर बना है। रिड्यूस पुनः उपयोग, मतलब जो वस्तु दोबारा उपयोग में लाई जा सकती है उसे दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। रीयूज़, रिड्यूस का मतलब है जो वस्तुएं कम उपयोग की जा सकती है उन्हें कम उपयोग करना चाहिए। रिसाइकल का मतलब है जिन वस्तुओं को ढलाकर दोबारा से कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके तो उन्हें रिसाइकल करना चाहिए। और रिफ्यूज़ का मतलब है जिन वस्तुओं के ना उपयोग करने से काम चल सकता हो उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रिकवर, जो वस्तुएं पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं उन्हें रिकवर मतलब दोबारा से रिकवर विकसित करना चाहिए। अब तक हमने इस पाठ में क्या सीखा, एक बार से पुनरावृत्ति करते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं, और बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बनाया जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, वायुयानों, जलयानों, उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के उपयोग निर्माण के लिए उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, क्षमता, दहन प्रकृति आदि गुणों में भिन्नता दिखाते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर यह विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और पर्यावरण के संकट को कम कर सकें। तो इस वीडियो में हमने सरल शब्दों में संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर और भी पाठ आप विज्ञान से संबंधित देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।